नमस्कार, मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी। वक्त हो चुका है हमारे खास कार्यक्रम का। हम बात करेंगे मौत की घाटी का। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में यात्रियों से भरी बस एक झटके में 200 मीटर गहरी खाई में पलट गई। इस भीषण हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग को एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स भेजा गया। एक घायल को हल्द्वानी इलाज के लिए भेजा गया। हादसे वाली बस गढ़वाल से कुमायूं जा रही थी। इसी बीच अंदर बैठे बस यात्रियों को एक झटका लगा और बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे के पीछे सबसे बड़ी वजह ओवरलोडिंग को बताया जा रहा है। चश्मदीदों के मुताबिक बस 42 सीटर थी, जबकि बस में 60 यात्री बिठाए गए थे और वहीं बस की फिटनेस भी नहीं थी। और इसी को लेके आज हम बात करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। लेकिन पहले हम आपको जो है दीपक रावत, जो वहाँ के कमिश्नर हैं, उन्होंने क्या कहा वो सुनाते हैं। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी तक जो पुष्टि हुई है, इसमें 36 टोटल कैजुअलिटीज की पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। 4 लोग ऐसे थे जिनकी ज्यादा स्कल में इंजरीज थी। उसमें से 3 को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हेली एम्बुलेंस से एम्स को रवाना कर दिया गया है और एम्स से भी एक डॉक्टर्स की टीम रामनगर में भी आएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देश हैं कि जिनको भी और हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता है तो हेली इवैक्यूएशन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, उससे हम भिजवाएंगे। हादसा इतना बड़ा था कि सभी लोगों का ध्यान उधर जाना जरूरी लग रहा था और शायद यही कारण था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अल्मोड़ा हादसे में मारे गए हर व्यक्ति के परिजनों को 2 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। वहीं हादसे पर दुख जताते हुए सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल में जाकर घायलों का हालचाल भी जाना। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी और अल्मोड़ा के संबंधित क्षेत्र के एआरटीओ को निलंबित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही आयुक्त कुमाऊं मंडल को घटना की मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जांच का आदेश। लेकिन क्या इससे आगे हादसे थम जाएंगे? ऐसे हादसे पहले भी होते रहे हैं। बता दें, अल्मोड़ा में हादसे वाली बस गढ़वाल मोटर ऑनर एसोसिएशन की ओर से चलाई जा रही थी, जो किनाथ रामनगर रूट पर लोकल यात्रियों के बसों को संचालित करता है, जिनमें से एक बस यह भी थी। लेकिन सवाल यह है कि बस की क्षमता 42 यात्रियों की थी, तो 60 लोगों को बस में आखिर क्यों बैठाया गया? वहीं जब बस की हालत बेहद खराब थी तो फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर परिवहन विभाग ने चेकिंग क्यों नहीं की? सवाल ये भी है कि बिना परमिट के आखिर बस को कैसे चलाया जा रहा था? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पे हम विशेष मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ धन सिंह रावत साहब होंगे, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार के। मधुसूदन शर्मा साहब हैं, सड़क एवं सुरक्षा एक्सपर्ट हैं। राजेश शुक्ला हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं, और राजीव अग्रवाल हैं, जो कि रामनगर के संवाददाता हैं। राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश के पास सीधे चलते हैं और राजेश से जानते हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर। राजेश, ये इतनी बड़ी घटना है कि ये मतलब किसी को भी डरा देती है। 36 अभी हमारे साथ हमारे जो साथी हैं, राजीव अग्रवाल, वो जुड़ गए हैं। राजीव, मुझे लगता है कि आप अभी हॉस्पिटल में हैं। सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पर दुर्घटना के जो घायल हैं यहाँ भर्ती है, उनका उपचार चल रहा है। ठीक है राजीव, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी क्या स्थिति है, क्योंकि 36 लोगों की तो मौत हो गई है, लेकिन जो लोग घायल हैं, जो वहाँ भर्ती है, कहा जा रहा था कि बस में क्षमता से ज्यादा जो है लोगों को बिठा के रखा गया था। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि बताया जा रहा है कि जो ये गढ़वाल इंजर्सी की बस थी, ये गौलीखाल से रामनगर के लिए आ रही थी, हर रोज चलती थी। लेकिन बताया जा रहा है कि बस की जो क्षमता थी वो 42 सीट थी, लेकिन 60 यात्री इसमें सवार थे
और जो है ये मरचूला के आसपास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसके बाद जहां मौके पर जो बस में यात्री थे चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग भी वहां मौके पर पहुंचे और जानकारी मिलने के बाद तमाम प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू अभियान भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन जो है 28 लोगों की मौत मरचूला जहां जिस क्षेत्र में बस गिरी थी वहां हो चुकी थी। उसके बाद वह जो घायल थे उनको एम्बुलेंस और प्राइवेट वाहनों से उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ 8 लोगों की मौत यहाँ भी हो चुकी है। कुल बताया जा रहा है कि जो मौत का आंकड़ा है वो 36 पहुंच चुका है और 26 लोग घायल हैं, जिसमें रामनगर में अभी वर्तमान में जो सरकारी अस्पताल है वो 5 लोग घायल हैं, जिसमें एक की हालत अभी गंभीर है, उसको आईसीयू में रखा है और 6 गंभीर घायल ऐसे थे जिनको एयरलिफ्ट के माध्यम से ऋषिकेश एम्स से भेजा गया है। ऋषिकेश के डॉक्टरों की भी एक टीम यहाँ पहुंच चुकी थी, उन्होंने भी यहाँ मरीजों का उपचार शुरू किया। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शाम को रामनगर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों के परिजनों से हालचाल जाना। लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ और सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश इतना बढ़ा हुआ था कि क्योंकि रामनगर का जो ठीक है सरकारी अस्पताल है राजीव मैं आपके पास लौट के आ रहा हूँ। राजेश, मुझे ये बताइए कि ये जो बस की स्थिति थी, उसके पास कहा जा रहा था कि फिटनेस नहीं है, बहुत कंडम स्थिति में बस चल रही है, उसके लिए पूरा बाकायदा सिस्टम होता है, एक तरीका होता है कि भाई समय समय पे जो आरटीओ एआरटीओ होते हैं वो उसका परीक्षण करते हैं, उसको देखते हैं। लेकिन ये आखिर ऐसा, इसके पहले भी बड़े बड़े हादसे हुए हैं उत्तराखंड में, कई सारे हादसे हैं जिसकी अभी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि आखिर कितने हादसे हुए हैं। लेकिन ये क्यों एआरटीओ को आखिर सस्पेंड करने की नौबत क्यों आन पड़ी, क्यों जो प्रशासन था वो कहीं ना कहीं लापरवाह था? राजेश। निश्चित तौर पर देखिए, प्रशासन लापरवाह था, क्योंकि ये जो बस है ये पौड़ी में रजिस्टर्ड है, पौड़ी जिले में रजिस्टर्ड है और पौड़ी जो है वो गढ़वाल क्षेत्र का इलाका है और ये बस चलाई जा रही थी रामनगर से गौलाखाल, जो कि जो कुमायूं रीजन है उसका इलाका है। तो आप ये समझिए कि बस का रजिस्ट्रेशन और फिटनेस वगैरह करवाया उन्होंने पौड़ी में, लेकिन बस चला रहे थे ये जो कुमायूं रीजन है उसमें। तो गढ़वाल से कुमायूं रीजन में शिफ्ट कर दिया है खटारा बस को। एक तो सबसे बड़ी लापरवाही ये थी और शायद यही वजह है कि पौड़ी के का जो एआरटीओ है उसको भी सस्पेंड किया गया है और इसके अलावा जिस इलाके में ये बस चल रही थी अल्मोड़ा जिले में, तो अल्मोड़ा के एआरटीओ को भी सस्पेंड किया गया है। कार्रवाई दोनों पर हुई है क्योंकि दोनों तरफ से लापरवाही हुई है। तो ये इस तरह की जो ये मोटर यूनियन है या जो इस तरह का मोटर चलाते हैं वहां पर पहाड़ों में, एक तो उनकी जबरदस्त ये बहुत बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी चूक है कि खटारा बसों को इस तरह से वो चलाते हैं और चंद पैसों के लिए जो ओवरलोडेड बसें हैं। इस बस में टोटल जो अभी यात्रियों की संख्या सामने आ रही है अरविंद जी, वो है करीब 65 यात्री सवार थे, जबकि ये 42 सीटर बस बताई जा रही है। तो 20 से ज्यादा यात्री इसमें प्लस थे और खटारा बस थी जिसको एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह चलाया जा रहा था ताकि उसमें फिटनेस का कोई जो मैटर हो वो उसको किसी तरीके से टैकल कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार का एक जीता जाता उदाहरण है ये। और यानी अफसरशाही जो है वो सरकार को जो है ढेर सारी चुनौतियां जो है दे रही है। अनुराग कुलश्रेष्ठ साहब हैं जो कि सड़क एवं सुरक्षा एक्सपर्ट है। सर, मैं ये देख रहा था, आंकड़े देख रहा था कि 2024 के अभी आंकड़े देख रहा था और जब से 24 सालों से जब से स्टेट बना है तकरीबन हजारों लोग जो है एक्सीडेंट में मारे गए हैं। कई बार ये सवाल भी उठाए गए हैं कि सड़कें अगर शायद थोड़ी और अच्छी होती तो शायद हम बेहतर चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि बस जो है कहीं रजिस्टर्ड थी और उसको चलाया कहीं और जा रहा था, इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। तो आखिर ये जो नीचे के लोग जो होते हैं वो उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि भाई ऐसा काम ना हो सके? सर, अभी आई थिंक जब गडकरी साहब ने जब ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था मिनिस्ट्री जी 2014 में, तभी उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि मैं आरटीओ सिस्टम को खत्म कर दूंगा। उनकी दिली इच्छा थी। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी किसी की भी डिपार्टमेंट की कहीं पर भी नहीं है। और ये आप गढ़वाल की बात कर रहे हैं कि ओवरलोडिंग बस में चल रही थी या ओवर क्राउडिंग थी बस। आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए कि दिल्ली में जब रक्षाबंधन या इस तरह के त्योहार होते हैं और जब गाड़ियों की संख्या जो है यहाँ पर सेम रहती है, लेकिन उसमें जब चलने वालों की संख्या, जब वो बोलते हैं कि तो नहीं, तो आप इसमें किसको जिम्मेदार मानते हो? क्योंकि पब्लिक भी तो समझने के लिए तैयार होती नहीं है। पब्लिक को इतनी बार बताया जाता है कि भाई उसको भी अपनी जान की चिंता नहीं होती है। मैं तो बार बार ये देखता हूं कि पब्लिक भी, आप देखिए, बस के छतों पे बैठ जाती है। इतनी जल्दीबाजी होती है कि वो बस के छतों पे बैठ जाती है। उसको डर नहीं होता कि बिजली का करंट मार देगा। उस अपने तो बैठेगी, पत्नी को भी बिठा लेगा व्यक्ति और बच्चे को भी। तो ये तो दोनों तरफ से लैप्स है। मैं आपसे ये समझ जी
मैं इसी बात पर आता हूँ, एक छोटा सा सवाल मेरा भी, या जवाब समझ लीजिए उसको, जी। कि जब गवर्नमेंट का सिस्टम फेल होता है ना, तो हम अपनी डाइवर्ट जो जिम्मेदारियां हैं वो पब्लिक के ऊपर डाइवर्ट करते हैं। बहुत बड़ा सवाल है ये। मुझे पता है कि मेरे राज्य में पॉपुलेशन अगर 50% या 40% बढ़ चुकी है पिछले 20 सालों में, तो मेरी संख्या बसों की भी जो है ना अनुराग जी, उतनी। मुझे लगता है कि हम लोग की ये आदत बन गई कि हम लोग सरकार को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, अपनी जिम्मेदारी लेते नहीं है। हम दोनों उतने ही जिम्मेदार हैं, वो भी तो ही हैं, हम भी हैं। हम भी मान लें कि हम भी हैं। अगर दिन भर, आजकल देखिए सारी चीजें मोबाइल में उपलब्ध हैं, दिन भर चीजें आदमी देखता रहता है, लेकिन काम की चीजें नहीं देखेगा। खैर, हमारे साथ राजीव हैं। राजीव, मुझे ये बताइए कि राजीव अग्रवाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। राजीव, मुझे ये बताइए कि जैसे जो ये आरटीओ के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कैसे चेकिंग का प्रोसेस क्या होता है, क्या तरीका होता है, कब कब चेक करते हैं, कुछ आइडिया है आपके पास? सर अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में सरकार हो या अधिकारी हो तभी जाते हैं जब कोई घटना हो जाती है। उससे पहले सब कुर्सियों में बैठे रहते हैं, किसी को जनता की कोई चिंता नहीं है। अब आज ये हादसा हुआ है, उसके बाद अब लगातार वाहनों की चेकिंग होंगी। अगर ये चेकिंग है, विभाग अगर जिम्मेदारी से अपनी लगातार नियमित रूप से करता तो शायद आज ये इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। हालांकि इसमें जो है अभी एआरटीओ पौड़ी और अल्मोड़ा को सस्पेंड मुख्यमंत्री ने कर दिया है और कमिश्नर कुमाऊं को इसकी जांच के आदेश भी दिए हैं। लेकिन अब अच्छा, जांच क्या होगी, ये लेकिन राजीव, मुझे पीड़ित, अगर आपके पास आसपास हैं, पीड़ित लोग हैं, जी जी जरा वो जी, घटना मेरे के साथ बारे में घायल भी पूछते यहाँ हैं। मौजूद हैं। जी मैं आपकी बात कराता हूँ सर। यहाँ घायल है जो इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। मैं आपसे बात कराता हूँ। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। आप बस में सवार थे, क्या क्या घटना हुई? हाँ, कैसे, कितने बजे सवार हुए राजीव, और कैसे क्या हुआ, जरा बताएं, आंखों देखी बताएं। ये आप मौके पर थे, कितने बजे की घटना है, क्या कारण है? 8:15 की। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? मैं डायरेक्टर से। आप अच्छा, कहाँ जा रहे थे? मैं रामनगर। तो क्या क्या कारण रहे होंगे? क्या पता क्या करेंगे, कोई कमाने का पता थे तो शायद फटा हुआ कोई पता नहीं चला एकदम। बस में कितने लोग थे? 7 से 8। अच्छा, छत में भी बैठे हुए थे लोग? अंदर से स्टार्टिंग। अच्छा, और बिल्कुल पैकिंग ठीक है। तो देखिए सर, आपने सुना है, ये हमारे साथ प्रत्यक्ष घटना के और रामनगर के अस्पताल में इस समय नहीं मौजूद राजू, हैं। इन्होंने क्या बताया, इनका जरा आप कहना बताइए। राजू, इन्होंने क्या बताया, पूरी बात समझ में नहीं आ रही थी, जरा पूरे देश को बताइए कि ये 8:15 बजे बता रहे हैं कि हम बस में बैठे। जी। इनका कहना यह है कि हम 8-8:15 बजे रामनगर के लिए बैठे थे और बस में करीब 50 से 60 लोग उसमें बस में मौजूद थे। लेकिन क्योंकि ये प्रत्यक्षदर्शी हैं घटना के, और इनका कहना है कि जैसा लोग कह रहे हैं कि बस की छतों पर भी यात्री थे, लेकिन इनका साफ तौर पर इनकार है कि बस के तो यात्री नहीं थे, लेकिन बस पूरी तरह पैक थी। और ये भी बताया जा रहा है कि 42 सीटर बस थी और 60 से अधिक यात्री बस में सवार थे। तो कहीं ना कहीं सरकार की चूक माने या विभाग की चूक माने या प्रशासन की चूक माने, लोगों का तो ये भी कहना है कि रास्ते में 2 जगह पुलिस ने चेकिंग भी की बस की। अगर पुलिस ने बस की चेकिंग की तो फिर इतने यात्री क्यों बैठे थे, ये भी एक बड़ा सवाल अब खड़ा होता है कि अब इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। हालांकि सही बात है मुख्यमंत्री राजू, का कहना है कि अभी जांच के बाद और परफेक्ट बात आपने कही कि पुलिस ने चेकिंग की, उसके बाद भी आखिर बस कैसे चली गई। राजेश, आप देहरादून में बैठते हैं, आप मुझे ये बताइए कि मुझे याद है कि पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत जो है इस पूरे मामले को लेके कार्रवाई भी की, मौके भी पहुंचे, लोगों से मिले, मुआवजे की घोषणा की, प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया, ये सारा कुछ किया। लेकिन सवाल यह है कि जिन अफसरों को डिप्यूट किया जाता है सरकार की तरफ से, आखिर वो अफसर अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते हैं? अगर आरटीओ ने नहीं चेकिंग की, आरटीओ ने नहीं की, पुलिस जब वहाँ पे मौके पे थी, बता रहे हैं कि 2 जगहों से पुलिस के जांच से भी बस जो है निकल के चली गई, तो ये मन में लोगों को संदेह पैदा करने लगता है, क्योंकि 36 लोगों की जान बिना कारण चली गई। अब आप ये सोचिए कि आखिर उनकी ज़िंदगी, उनके परिवार की ज़िंदगी कैसे चलेगी? तो पर अब ये जो जैसा कि अभी राजीव बता रहे थे कि वहां पर जो है 2 जगह पुलिस ने चेकिंग भी की, तो क्या पुलिस ने देखा नहीं होगा कि इसमें ओवरलोडेड यात्री हैं, तो क्या उनको उतारना नहीं चाहिए था? लेकिन पुलिस इस तरह आमतौर पर नहीं करती है। जब पुलिस तभी करती है जब उनको लगता है कि हाँ सख्ती हो रही है, कोई विशेष चीज है, तो वो सख्ती करते हैं, वो ओवरलोडेड यात्रियों को उतार देते हैं बसों से या टेम्पो से, जो इस तरह की जो शेयरिंग सवारियां चलती हैं टेम्पो में, बसों में। लेकिन वो रोज नहीं करते हैं। ये एक बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि जो जिम्मेदारी उनकी है
रोज करने की, वो नहीं करते हैं। क्योंकि इसके लिए तो बाकायदा ट्रैफिक विभाग है राजेश, इसके लिए तो ट्रैफिक विभाग है, ट्रैफिक पुलिस लगाया जाता है और इसीलिए लगाया जाता है कि भाई कोई अनियमितता ना हो। कुलशेख साहब, ये बहुत ही वैलिड सवाल पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई पुलिस वहां पर थी, 2 जगहों पे चेकिंग हुई, लेकिन उन्होंने इसको अनदेखी कर दी। उनको लगता है कि ये तो रोज का काम है। अगर शायद उन्होंने इस पे कुछ सोचा होता, किया होता, तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। नहीं, इसमें एक बहुत सिंपल सा चीज है। आजकल वाहन पोर्टल जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का जो है, उस पर हर डिटेल्स आपको बहुत क्लियर मिल जाती है। हर आरटीओ, पूरे देश के आरटीओ एआरटीओ के पास जानकारी रहती है कि कौन सी बस का फिटनेस कब हुआ है और कब पेंडिंग है। अगर ये ऑनलाइन भी अगर उस पोर्टल के थ्रू जाना चाहें तो वहां पर वो एक्शन ले सकते हैं। लेकिन वो जो पुराना सिस्टम बना हुआ है कि वो मेरे घर पर आएगा, मेरे घर पर आकर हाजिरी मारेगा, मैं तभी उसकी फिटनेस चेक करूंगा, अदरवाइज घर पर बैठा रहे, और जब पकड़ा जाएगा तो उस पर फिर कंपाउंडिंग की फीस जो है डबल करके ट्रिपल करके मैं लगाऊंगा। तो ये सिस्टम जो है ना, हम लोगों ने जो बना रखा है, हमें उससे पार पाना पड़ेगा। आरटीओ का जो एआरटीओ का सस्पेंशन है, ये पूरे देश के लिए होना चाहिए एक सब्जेक्ट, कि अगर उनके राज्य में अगर इतने % व्हीकल फिटनेस के विदाउट फिटनेस चल रहे हैं जो कि आपके पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, तो उनका सस्पेंशन ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए सारे एआरटीओस का। एक नजीर बननी चाहिए। एक हमारे यहाँ पर एक नजीर बहुत कॉमन ट्रेंड हो गया है कि अगर किसी सड़क हादसे में 5, 10, 15, 20, 50 की डेथ होती है तो पीएम से लेकर पीएम तक सारे लोग उस पर संज्ञान लेते हैं। लेकिन जो देश में 1,70,000 डेथ जो एक एक करके या दो करके हो जाती हैं, उनकी तरफ हमारे आंसू क्यों नहीं बहते हैं? नहीं, बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया अनुराग जी, और वाकई अगर उनको लगता है कि नहीं हमारे पास व्यक्ति आए, वो अपनी फिटनेस कराए और पैसे दे, तो ये बड़ा सवाल है और वाकई चिंता का सवाल है। क्योंकि अब तो सब कुछ इंटरनेट पे उपलब्ध है, लैपटॉप पे आप खोलिए, कहीं बैठ के देख सकते हैं कि भाई जो व्हीकल वहाँ से वहाँ जा रही है उसका फिटनेस है कि नहीं है, उन्होंने फिटनेस आखिर कराया है तो कब कराया है, उनका पोल्यूशन है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इसमें एक मुद्दा मैं और बताना चाहूंगा आपको। जी बताइए कि पूरे देश में ये जो एआरटीओ की पोस्ट है ना, एक टेक्निकल पोस्ट है, जिसमें कि एज पर मोटर व्हीकल एक्ट उनको जो है डिप्लोमाधारी होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो अगर वो नहीं है तो वो एआरटीओ नहीं बन सकते। बट हमारे पूरे देश में लगभग 40 से 50% एआरटीओ, एमवीआई और आरटीओ नॉन टेक्निकल भर्ती किए जा रहे हैं और हैं अभी। तो सबसे बड़ा सब्जेक्ट, जब ये नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है ही नहीं और टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो वहां पर एआरटीओ, एमवीआई और ये आरटीओ नॉन टेक्निकल क्यों वहां पर अपॉइंट किए जाते हैं? नहीं, बढ़िया बात कही आपने। मैं समझता हूँ कि सरकार अगर ये कार्यक्रम देख रही होगी, सुन रही होगी, तो इस पर जरूर संज्ञान लेगी। और राजीव, मुझे ये बताइए कि अभी जो लोग घायल हैं उनकी क्या, क्योंकि 6 लोग तो बता रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे भेजे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने खुद उसका संज्ञान लिया, उनके लिए एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की बात कही और ये भी कहा कि अगर कोई ज़रूरत हो तो हम आगे भी उसका पालन करें। राजीव, मुझे ये बताइए कि अभी जहां आप हैं वहां पे लोगों की कितने लोग हैं कुल वहां पे भर्ती और उनकी क्या स्थिति है? देखिए, रामनगर के मैं सरकारी अस्पताल में अभी 5 लोग यहाँ एडमिट हैं, जिसमें 4 जो मरीज हैं वो पुरुष वार्ड में एडमिट हैं, जबकि एक महिला की हालत नाजुक बनी हुई, तो उनको आईसीयू में यहाँ रामनगर के सरकारी अस्पताल में रखा गया। चिकित्सकों की टीम लगातार इन मरीजों की निगरानी में लगी हुई है। मिनट मिनट में चिकित्सक यहाँ आ रहे हैं और मरीजों और उनके तीमारदारों से जानकारी ले रहे हैं और उनका भी कहना है कि जो यहाँ मरीज भर्ती हैं उनकी पूरी तरह निगरानी की जा रही है। ठीक है राजीव। राजेश, मैं आपसे एक चीज़ ये समझना चाहता हूँ कि ये आपकी मुख्यमंत्री जी का बयान भी मैं सुन रहा था और कमिश्नर महोदय का भी बयान सुन रहा था। ये 2 लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और इसके पहले भी इस तरह के बयान हम लोगों ने सुने हैं, आगे किस तरह का कोई एक सिस्टम बनाने की बात कही जा रही थी, वो आखिर कैसे लागू होगा, कैसे हम इस तरह के हादसों से बच पाएंगे? देखिए, ये जो घटना जहां पर हुई है वो एक रिमोट इलाका है। तो एक तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो ट्रैफिक पुलिस है वो बहुत सक्रिय नहीं रहती है, जो लोकल पुलिस है। ठीक है राजेश, एक बहुत बड़ी खबर इस समय आ रही है। आप सभी तीनों लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद।